ऑब्वियसली जो एवोल्यूशन के का जो सबसे बड़ा जो एविडेंस है, वो तो है जेनेटिक्स के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि जिसके ऊपर आप कोई बात कर सकें कि भाई ये तो उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। उस पर गालिब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन फॉसिल्स के ऊपर भी वो जो है अपना रटू मास्टर जो था, अंधों में काना राजा, वो समझ रहा था वो इधर उधर से एक दो स्क्रीनशॉट उठा के ही थॉट के कोई बात हो सकती है। फॉसिल्स के ऊपर बहुत सारा साइंटिस्ट को कंजेक्चर करना पड़ता, और वो कंजेक्चर ऐसा नहीं होता। ये ऐसे है कि अगर आप तरखान के पास जाके कोई चीज रख देंगे, कोई लकड़ी का पीस रख देंगे, तो उसको पता होगा तरखान को कि ये मेज के किस हिस्से से आया। या मैकेनिक के सामने कोई गाड़ी का पार्ट रख देंगे, तो उसको पता होगा कि ये गाड़ी के किस हिस्से से ये पार्ट निकला, और वो उस पार्ट को पूरा भी बना सकता। तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, ये जो फोटो है ना, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एवोल्यूशन एक लिनियर प्रोसेस है। ये लिनियर प्रोसेस नहीं होता। ये लोगों को समझाने के लिए होता है कि ये जो है, ये जो प्राइमेट है, इसमें से कोई 20 शाखें निकली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स। उनमें से एक ये है, और इनमें से भी 20 शाखें निकल रही हैं। और जो इसमें से 20 शाखें निकली हैं, और जैसे उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग भी हो सकता हो रही हो, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो बांझ बच्चे पैदा होते हैं। तो ये फोटो जो है ना, ये लोगों को असल में कंफ्यूज करती है, लेकिन ये समझाने के लिए पहला स्टेप यही होता है समझने के लिए। तो एनीवे, तो चलते हैं कि ये असल में क्या एवोल्यूशन क्या है। क्या जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीज हमें इंसान बनाती है, जब हमारे पास इतना एविडेंस है कि प्राइमेट्स जो हैं, जो बंदर नुमा जो जानवर हैं, वो तो दरख्तों पे रहते थे। तो हम दरख्तों से नीचे उतर के कैसे आज उस जगह पे पहुंच गए जहां पे हम आज पड़े हुए हैं। कुछ सवालात लोग साइंसदान रखते हैं कि क्या वो हमारा बड़ा दिमाग है जिसने हमें इंसान बनाया, या वो हमारी टूल मेकिंग स्किल्स है कि हम जो टूल्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, क्या ये वो वजह है जिसने हमें इंसान बनाया, या हमारी बाइपीडलिज्म, यानी दो पैरों के ऊपर खड़ा हो के चलना, ये जो कि ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर ईस्ट साइड स्टोरी है, उसके ऊपर हमें भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्रेट रिफ्ट वैली की जो फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से दरख्त चले गए। तो चले, तो ये कौन सी ऐसी चीज है, ये साइंसदानों को बड़ा एक आर्गुमेंट इसके ऊपर, बड़ी बहस इसके ऊपर चलती है, और इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है। लेकिन बाइपीडलिज्म के ऊपर जो है ना, बहुत सारे लोग एग्रीड अपॉन है कि बाइपीडलिज्म है जिसकी वजह से हम दरख्तों से उतर के आगे की तरफ गए। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके ऊपर लोगों की डिसएग्रीमेंट है। 40,000 साल पहले तक हम इस प्लेनेट पे, हमारी तकरीबन 3 अदर होमो स्पीशीज थी। होमो जीनस जो थी, उनकी 3 स्पीशीज और थी। तो अभी आप इसमें प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जीनस में और स्पीशीज में क्या फर्क है, और किस तरह आजकल सिर्फ एक ही होमो की, जीनस होमो की एक ही स्पीशीज है, उसका नाम है सेपियंस, जो कि हम इंसान है। होमो सेपियंस जो है क्रॉस ब्रेड विद एटलीस्ट 2 ऑफ द अदर ह्यूमन स्पीशीज आउटसाइड ऑफ अफ्रीका, जिनमें से बड़ा मशहूर आपको डेनिसोवियंस है और निएंडरथल्स है, जो यूरोप में और एशिया में, यानी इनमें डीएनए हमें मिलता है, जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस का डीएनए में उनका डीएनए भी मिलता है। The oldest stone tools found are 3.4 million years old, यानी 34 लाख साल पुराने ऐसे टूल्स हमें मिलते हैं स्टोन के, पत्थर के, जिनको प्राइमेट्स ने, यानी जिनको प्राइमेट्स ने बनाया, एप्स ने बनाया जिनको। अब ये जो एप्स हैं, ये प्री ह्यूमन है, यानी ये जीनस होमो से पहले के हैं, यानी आर्डिपिथिकस है या ऑस्ट्रोलोपिथिकस है, ये उनके जमाने के हैं, बल्कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस के जमाने के। ऑस्ट्रोलोपिथिकस एक और जीनस है। तो देयरफॉर इससे ये तो चीज साबित होती है कि ये इट कैन नॉट बी टूल मेकिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन, क्योंकि इससे पहले भी ये काम हो रहा था। सो लेट्स लुक एट ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो हम ये सिर्फ इसमें फॉसिल रिकॉर्ड से देखेंगे कि मॉडर्न इंसान कैसे बनता है। तो पहला इसमें अब ये देखेंगे कि जर्नी टू बाइपीडलिज्म, यानी बाइपीडलिज्म का मतलब दो पैरों के ऊपर खड़ा होना, स्ट्रेट अपराइट स्टांस के ऊपर। अब ये भी बड़े मजे की बात है कि मुझे इस रिसर्च कर रहा था तभी मुझे पता चली कि
इंसान को जानवर के खाते में, कैटेगरी में 1748 में डाल दिया गया था बाय कार्ल लिनियस, जिसने अपनी किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, यानी नेचर का सिस्टम। और उसमें उसने हमें होमोजीनस में डाला और हमारा नाम रखा सेपियंस, मतलब वाइज वाला, यानी एक एक चालाक बांदर बेसिकली। होमो मींस इंसान ही, ह्यूमन। तो जीनस होमो इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट्स, आई एप्स विद 5 फिंगर्स, फ्रंट फेसिंग आईज, अपराइट टोर्सो व्हेन सिटिंग। यानी जब हमें ये प्राइमेट्स, वो ऑर्डर है मैमल्स का जो जिनकी 5 फिंगर्स हैं, फ्रंट फेसिंग सामने से नजर आने वाली आंखें, और उनका टोर्सो जो है, यानी जो उनका सीना, जो ये ऊपर पीठ से ऊपर का जो हिस्सा है, पीठ ही जिसको बल्कि कहेंगे, पीठी मैं वो दूसरी वाली पीठी कह रहा था, जो हमारा ऊपर का सीना वाला हिस्सा है, ये अपराइट होता है जब हम बैठे होते हैं। तो ये प्राइमेट्स के एक पहचान है। यानी अगर आप शेर को देखेंगे तो शेर जब बैठेगा तो वो अपराइट नहीं होगा, या क्रोकोडाइल तो खैर वर्टिब्रेट है तो वो भी नहीं होगा, कुत्ते बिल्ले भी नहीं होंगे। प्राइमेट्स जो है तकरीबन 55 मिलियन साल से दे हैव बीन अराउंड, यानी 5.5 मिलियन, 65 मिलियन ईयर्स पहले, 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हुए। लेकिन जो प्राइमेट्स हैं, बांदर नुमा जानवर, ये तकरीबन 5.5 करोड़ साल से मौजूद हैं, जिनमें से सबसे जो पुराना है उसका नाम है आर्क्टिबस अकीलीस। अब इससे पहले हम उसको कहेंगे प्रोटोप्राइमेट्स थे डायनासोरों के जमाने में, जिसका एक नाम है परगटोरियस, जो कि एक माउस के साइज का था, एक चूहे के साइज का था परगटोरियस। और ये तकरीबन 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के जमाने में था। और इनकी स्टेज, इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत छोटी थी, कम रही बहुत अरसे तक। जब मैमल्स और डायनासोर्स एक टाइम पे इवॉल्व हो रहे थे, लेकिन मैमल्स जो थे वो छोटे चूहे के साइज के ही रहे और डायनासोर बड़े होते गए, जिसकी वजह से डायनासोर्स जो है उनका, क्योंकि हम उनका मुकाबला मैमल्स नहीं कर पाते थे, कर पाना था उन्होंने, इसलिए वो छोटे ही रहे। लेकिन यही वो वजह निकली जिसकी वजह से जब एक एस्ट्रॉयड आके जमीन के साथ टकराया, तो जो छोटे जानवर थे जो जमीन के अंदर बरो कर सकते थे वो बच गए, जैसे ये परगटोरियस, हमारे अबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स। इंडियन इसको नहीं कुछ कहेंगे, टुन्नी इसको नहीं कहेंगे, एंसेस्टर परगटोरियस। तो एनीवे, तो वो इसलिए बच गए क्योंकि जो उसके पास कैटास्ट्रोफी फॉलो की इसके बाद, एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद, माउंट एवरेस्ट के साइज का, तो जितने जानवर बड़े थे, जो 10 किलो से ज्यादा बड़े के जानवर थे, वो सारे के सारे मर गए लैंड के ऊपर। टुडे होमिनिड्स जो है, अभी आपने देखना है होमिनिड्स और होमिनिन्स में क्या फर्क है। होमिनिड्स जो है, आजकल हमारे पास जो होमिनिड्स बचे हैं उनमें चिंप्स हैं, ओरेंगुटेन्स हैं, गोरिल्लाज हैं, बोनोबोस हैं और इंसान है। इसके बाद अगली जो क्लासिफिकेशन है वो होमिनिन्स की है, which includes pre-humans like Ardipithecus, Paranthropus और Australopithecus, और फिर उसके बाद आता है होमो। तो ये हैं होमिनिन्स। होमिनिड्स के अंदर चिम्प्स और ओरेंगुटेन्स भी आते हैं, अदर ग्रेट एप्स, और होमिनिन्स में हमारे आर्डिपिथेकस वगैरह आते हैं। ये एक इसका एक, ये मैं जो प्रेजेंटेशन है ये रख दूंगा आपके सामने। ये फॉसिल्स के हिसाब से समझने के लिए बड़ी सिंपल है, थोड़ी इससे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मेरा ख्याल गालिब की है। अगर आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं अपनी वेबसाइट harissultan.com डाउनलोड सेक्शन पे चढ़ा दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कहां पे हम सेपरेट हो रहे हैं। ये इस साइड पे ये होमो निएंडरथालिस, निएंडरथालेंसिस है, होमो हाइडेलबर्जेंसिस है, होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है। होमो हैबिलिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट होमोस, और ये कहा जाता है ये सीधा आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस से। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मिलियन साल पहले होमोस आ गए थे दुनिया के ऊपर। इससे पहले हमें कोई होमो नहीं मिलता। और ये आगे मैं आपको पूरे आगे एविडेंस भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह ये सारी चीजें जो है ये एक लाइन के अंदर फिट बैठती हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपको ये बड़े स्केल वाला होमो जो है यहां पे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कितनी मजे की बात है, ये लोग जितने जो कहते हैं ना, यार हमें ये दिखाओ, यानी मुझे बच्चा जो है ना 3 साल की उम्र से डायरेक्ट जो है ना 8 साल की उम्र का जंप मारता हुआ बच्चा दिखाओ, ऐसा नहीं होता। ये लिनियर प्रोसेस होता है। और लिनियर से मुराद ये नहीं कि ये वाला जो है ये यहीं पे आएगा, तभी इसको ऊपर नीचे इन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज इसके साथ का जो इधर वाला जो होगा जिससे आगे सिलसिला चला होगा, वो जरूरी नहीं कि हमें वो फॉसिल मिल गया हो। तो एनीवे, हम देखते हैं कि होमिनिन्स जो है 7 मिलियन साल पहले
अलहदा हो गए, जो उसमें सबसे पहला अर्ली कंटेंडर जो है वो सहेलेंथ्रोपस चिटेंसिस है। ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम सेपरेट हुए, चिंपैंजीज और बोनोबोज इस तरफ निकल गए, और ये सहेलेंथ्रोपस, आर्टिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपोलस और होमोस, ये सारे इस तरफ निकल गए। ये 7 to 8 मिलियन ईयर्स इसके पहले हमारी डाइवर्जन होती है। फिर उससे पहले हम चले जाएं तो लास्ट कॉमन एंसेस्टर जो है वो तकरीबन 10 to 11 मिलियन ईयर्स होती है। उसके अंदर आप गोरिल्लास डाल दें और ओरेंगुटैन्स उससे पहले चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा चार्ट है इसको समझने के लिए। तो असल में बहस ये होती है कि अब हम देखते हैं कि 3 स्टेप्स के अंदर एवोल्यूशन हुई है। एक है इम्परफेक्ट बाइपीड्स, जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें एक, जब हम यहां पे सेपरेट होना चाह रहे हैं, 8 से 8 मिलियन साल पहले अगर आप चले जाएं किसी टाइम मशीन में, तो आपको बहुत सारे इस तरह के द ग्रेट एप्स मिलेंगे। अब क्या वजह हो रही है कि यहां पर कुछ एप्स जो हैं वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। खड़ा होने की हमने देखा है कि यहां से शुरू होता है इम्परफेक्ट बाइपीडलिज्म, यहां पे हम देखते हैं कि ट्रू बाइपीडलिज्म, और यहां पे हम देखते हैं कि परफेक्ट बाइपीडलिज्म, यानी एक्चुअली ऑब्लिगेट बाइपीडलिज्म। मतलब यहां पे थोड़ा बहुत हम ये जो जानदार हैं, ये जो एप्स हैं, ये खड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अपोजेबल थंब है। चले यार, ये आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला कंटेंडर जो है उसका नाम है सहेलेंथ्रोपस चिटेंसिस। ये पहला इम्परफेक्ट बाइपीड है जो 7 मिलियन ईयर्स पुराना है, और इसका मतलब ये इम्परफेक्ट बाइपीडलिज्म का पहला कंटेंडर है कि ये खड़ा होके चल सकता है, मीनिंग दे कैन वॉक ऑन 2 legs बट स्टेड आर्बोरियल, यानी ट्री डिवेलपर्स रहे। वो हमें कैसे पता चलता है कि इनका जो पैर है, पैर का जो अंगूठा है वो अपोजेबल है। अपोजेबल उस तरह जैसे हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारा अंगूठा जो है वो मिल सकता है हाथ का, उसी तरह इनके पैर का अंगूठा बड़ी उंगली के साथ मिल सकता है। इसको कहते हैं अपोजेबल थंब। वो क्यों है, वो चिंपैंजीज में भी है, वो इसलिए है ताकि ये शाखों के ऊपर आराम से चढ़ सकते हैं, ये वजह है। तो ये, लेकिन वो ठीक है, आप दरख्त पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक्सक्लूसिवली एकदम से ऊपर नहीं चढ़ सकते। और जाहिर बात है, एवोल्यूशन का यही हम आपको समझाते हैं कि जब ये जो चिंपैंजी का कॉमन एंसेस्टर और सहेलेंथ्रोपस का जो कॉमन एंसेस्टर है, उसमें से अगर अलहदा होना है तो पैर तो उनके तकरीबन एक जैसे रहे, लेकिन जो उनकी पेल्विस की शेप है वो बदलना शुरू हो गई, और उनके पैर की शेप भी थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू हुई। ऐसे नहीं हुआ कि एक जो है यहां पे निकल गया तो उसका जी पैर बिल्कुल हमारी तरह का हो गया, ऐसे नहीं हुआ। ये ग्रेजुअल ही होना था। तो ये पहला कंटेंडर है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये कि जो इसका स्कल मिला, हमें पता कैसे चलता है, अगर इसका पैर चिंपैंजी से मिलता जुलता है तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये सीधा खड़ा होता था। इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब आप देखते हैं चिंपैंजी का जो सुराख है, उसके ये स्कल के अंदर जो सुराख है, ये इसके सर के पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। इससे पता चलता है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा खड़ा नहीं होता। ये हमारा इंसान है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो सुराख है वो स्कल के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी सर के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे सर के पीछे है, यहाँ पे सर के नीचे है। और ये है सहेलेंथ्रोपस चिटेंसिस। इसका आप देखें जो सुराख है वो टुवर्ड्स द सेंटर है एज अपोज टू एट द बैक। तो इससे हमें पता चलता है कि सहेलेंथ्रोपस जो है वो सीधा खड़ा होता था। 100% नहीं, लेकिन यहां पे हमें पता चलता है कि जो इम्परफेक्ट बाइपीटलिज्म है वो शुरू हो चुकी थी अब से 7 मिलियन ईयर्स पहले, और इसका स्पीशीज का नाम है सहेलेंथ्रोपस चिटेंसिस। तो ये पहली इसकी इम्परफेक्ट बाइपीड की एग्जांपल है। अगली एग्जांपल आती है जी ओरोरिनटूजेनेसिस। ये 6 to 5.5 मिलियन 5.7 मिलियन ईयर्स पहले इसका हम फॉसिल्स मिलते हैं, डिस्कवर्ड बाय ब्रिजेट सेनेट एंड मार्टिन पिकफोर्ड, फ्रेंच नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री के थे ये। इसके तकरीबन डजन के करीब, 1 दर्जन के करीब फॉसिल्स मिले हैं कीनिया से, जो कि 4 डिफरेंट जानवरों के हैं, यानी एक ही फैमिली के, एक ही स्पीशीज के 4 डिफरेंट जानवरों के तकरीबन डजन के करीब फॉसिल के फ्रैगमेंट्स मिले हैं। उनको जोड़ जाड़ के
पता लगता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो नाकदीन है, कैंसर राजा जैसे लोग कहते हैं पूरी हड्डी तो नहीं मिली, तो ये तो आपने फिर अंदाजे लगाए हैं। ये वही है कि अगर कोई सुजुकी एफएक्स का, मेहरान का, कौन सी सर आजकल गाड़ियां पाकिस्तान में, होंडा सिविक का कोई मैकेनिक है, उसके सामने आपने एक उस कार्बोरेटर ला के रख दिया, उसको पता चल जाएगा कि ये कार्बोरेटर कहां से निकला और इसके इर्द गिर्द की जो खदो खाल है वो कैसी होगी। तो उसी तरह इन साइंसदानों को इन चीजों का पता होता है, ये कोई बच्चे नहीं होते। हाँ, कैंसर राजे को नहीं समझ आएगी कि यार ये कौन सी हड्डी है पेल्विक की और ये कौन सी हड्डी, उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक्सपर्ट को पता लग जाता है। तो बहरहाल ये हमें इसलिए भी पता चल जाता है क्योंकि जो इससे पहले पुराने जानवर है 7 मिलियन ईयर्स पुराने, जो इसके बाद वाले जानवर है, तो उससे अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है। साइंटिस्ट कैन टेल बाय द शेप ऑफ द फीमर, जो फीमर की जो हड्डी है ना, ये वाली फीमर की हड्डी, इससे भी पता चलता है कि इसकी शेप जो है वो अपराइट है। और ये जो मैं अपोजेबल थंब की बात कर रहा था, ये देखें आप, इसका जो पैर का अंगूठा है ये अपोजेबल है, मतलब ये मुड़ सकता है और दरख्त में चढ़ने की इजाजत, इससे आपकी दरख्त पे चढ़ने की आसानी हो सकती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये इम्परफेक्ट बाइपेड्स थे, यानी ये सीधे खड़े हो सकते थे और थोड़ा सा चल भी सकते थे, लेकिन ज्यादा नहीं। असल में अभी भी ये आर्बोरियल ही थे, अभी भी ये दरख्तों के ऊपर ही चढ़ के रहते थे। इससे अगली स्टेज आती है, और सॉरी, इसमें जो सबसे कंफर्म्ड जो है हमें पता चलता है कि तकरीबन 5.8 टू 5.2 मिलियन ईयर्स पहले तक आर्डिपिथिकस, ये अब जीनस बदल गया। आप ये देख सकते हैं कि ये 3 जीनसेस बदले हैं। पहला जीनस जो है सहीलैंथ्रोपस है, अगला रोरेन है, और तीसरा जो है आर्डिपिथिकस है। आर्डिपिथिकस की जो स्पीशीज है ये सबसे पुरानी कडाबा है, 5.8 टू 5.2 मिलियन ईयर्स अगो। ये हमें इथियोपिया में मिली। इसके ऊपर द डिबेट फॉर विच ऑफ द थ्री वाज द अर्लीस्ट perfect bipedal might still be raging, but Ardipithecus ramidus जो कि 4.4 मिलियन, इवन जो Ardipithecus शुरू हो गया था 5.8 मिलियन पहले, लेकिन जो 4.4 मिलियन है वो certainly the last। पहला कौन है इसके ऊपर बहस चलती रहती है अभी भी, हालांकि जो ये एविडेंस जो है ओवरवेलमिंग है कि इसका सुराख जो है यहां पर होना चाहिए था अगर ये बाइपीडल ना होता, इम्परफेक्ट बाइपीडल, लेकिन ये इधर है, यानी ये इंसान के बड़ा करीब है। लेकिन फिर भी क्योंकि साइंटिफिक मेथड बड़ा शॉर्ट होता है कि हमें मल्टीपल पीसेस ऑफ एविडेंस चाहिए, इसलिए उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक जो यूनानिमस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एग्रीमेंट है कि आर्डिपिथिकस रेमिडस जो था, जो कि 4.4 मिलियन ईयर्स पहले था, दैट वाज वन ऑफ द लास्ट इम्परफेक्ट बाइपेड्स। इसका भी आप अंगूठा देखें, ये अंगूठा अपोजेबल है पैर का, इसको वॉकिंग थंब कहा जाता है। इसका पैर चिंपैंजी की तरह का है। The Ardipithecus could walk on the ground but was better suited for climbing trees as it had long fingers like those of climbing monkeys। इसके जो पैर, हाथ की उंगलियां हैं वो भी पतली पतली लंबी लंबी हैं। We don't find any more Ardipithecine, यानी Ardipithecus जो जीनस है हमें 4.2 मिलियन ईयर्स के से आगे नहीं मिलता, यानी ये 5.8 मिलियन से शुरू होते हैं 4.2 मिलियन पे, फिर ये खत्म हो जाते हैं। तो खत्म कैसे होते हैं? वो खत्म ऐसे होते हैं कि उनकी शेप बदल जाती है, और इसके ऊपर जो शेप बदलती है इससे आगे आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस। और आप ये देखें यहाँ पे मिलियन ये साल का फर्क पड़ रहा है। ये ऐसे है कि अगर हमें 4.2 मिलियन और 3.8 मिलियन, आई थिंक ये शुरू होता है 4.2 मिलियन, तो इसमें जो गैप है अगर उसमें हमें मिल जाएगा कोई, उसमें बीच की हमें कोई और फॉसिल्स मिलेंगे तो वो भी कमोबेश ऐसे ही होंगे, और जो अगला आर्डिपिथिकस है उसकी तरह के ही होंगे। तो वो फर्क जो है वो बहुत कम फर्क होगा। तो आफ्टर द जर्नी ऑफ 2.5 मिलियन ईयर्स ऑफ इम्परफेक्ट बाइपीडलिज्म, यानी 7 मिलियन ईयर्स पहले सहीलैंथ्रोपस चिडेंसिस से शुरू हुआ और खत्म होता है आर्डिपिथिकस पे। तो ये 2.5 million years of imperfect bipedalism, we start seeing first true bipeds। ये पहले ट्रू बाइपेड्स हमें मिलते हैं अराउंड 4.2 मिलियन ईयर्स अगो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस डिस्कवर्ड इन लेक टरकाना एंड कानापोय। अब यहीं पे आपने सुना होगा टरकाना बॉय भी। तो यहां पे हमें पता चलता है कि ये ट्रू बाइपेड्स हैं, यानी ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो के, ज्यादा से ज्यादा सीधा खड़ा होके चल भी सकते हैं, लेकिन ये अभी भी आर्बोरियल है, ये अभी भी दरख्तों के ऊपर चढ़ सकते हैं आर्डिपिथिकस। Australopithecus skeletons have also been found in the Great Rift Valley in East Africa। और यहां से असल गेम खराब होती है, ग्रेट रिफ्ट वैली, उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे।
अब साइंसदानों के पास इनके टीथ भी हैं, अपर और लोअर जॉज भी हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रेनियम और टिबिया भी है। क्रेनियम आपका दिमाग का साइज, वॉल्यूम दिमाग कितना हो सकता है। द स्नाउट इज प्रोग्नेथिक, इसका मतलब ये कि जो आपका जो स्नाउट है ये थोड़ा आगे की तरफ निकलता है। लाइक मॉडर्न ह्यूमंस, नॉट लाइक अर्लियर होमिनिड्स लाइक आर्डिपिथेकस। अब इनका जो स्नाउट है ये हमारे ज्यादा करीब है एज अपोज टू इनके जो आर्डिपिथेकस था, जो पिछले होमिनिन स्पीशीज थी। All this evidence convinces scientists that Australopithecus are the first true bipeds. तो ये अब हम कहते हैं कि 4.2 मिलियन ईयर्स पहले ये ट्रू बाइपेड्स का सिलसिला जो है होमिनिन्स का वो शुरू हो चुका था। एक और बहुत मजे का इसी की जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक स्पीशीज मिलती है एफरेंसिस, जो बाद में आती है 4.4 के ऑब्वियसली बाद में है। वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। इनके पैर फुटप्रिंट्स मिले हैं बहुत ज्यादा, जिससे पता चलता है कि अब आप ये देखें कि जो इसका जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, इसकी शेप बदल गई है। अब ये अपोजेबल नहीं है, ये हमारे पैर से ज्यादा मिलता जुलता। अगर आपको याद हो, ये देखें कि ये अपोजेबल है, चिंपैंजी की तरह का ये घूम सकता है, यानी ये हिस्सा जो है ये इसको टच कर सकता है, इसको अपोजेबल थंब कहते हैं। अब ये काम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस में ये काम खत्म हो गया। अब इसका अंगूठा जो है हमारे पैर से ज्यादा मिलता जुलता, अब ये अपोजेबल नहीं है चिंपैंजी और आर्डिपिथेकस की तरह। Despite this major similarity from the shape of the print, scientists can tell if it hasn't fully developed walking characteristics. अब इसकी जो शेप है इससे भी साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये पूरे तरीके से, अब ये मैं बुक से कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी खुद पॉइंट की समझ नहीं आई, पंजाबी अगर आपको समझ आए तो आप बता देना। बुक में ये लिखा हुआ कि इसके प्रिंट से साइंसदानों को ये पता चलता है कि हील जो है वो पहले रखी जाती है और टोज जो है वो बाद में रखी जाती है। वो इसलिए वो इस तरह अंदाजा लगाते हैं क्योंकि जो हील है वो ज्यादा गहरी है एज अपोज टू टो। तो मैं खैर उठ के चल के देख रहा था तो मैं कह रहा था यार हम भी पहले हील ही रखते हैं, हील जो टो है वो बाद में आती है। बट एनीवे, अपेरेंटली दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, जिससे ये पता चलता है कि ये इनका पैर हमसे तो ज्यादा मिलता है एज अपोज टू आर्डिपिथेकस, लेकिन उनका जो वॉकिंग का जो स्टाइल है वो अभी पूरी तरह से हमसे नहीं मिलता। तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। और इनके जो हाथ हैं वो भी हमसे बड़ा सिमिलर है, लेकिन जो उनका थंब का फैलेंज है, फैलेंज जिसको कहते हैं जहां पे नेल बेड आता है, जो ऊपर का जो अंगूठे का हिस्सा है, ये जो है ये हमसे थोड़ा नहीं मिलता है। थोड़ा इसकी मूवमेंट अपोजेबल, हमारा जो अपोजेबल है इसकी मूवमेंट इतनी फ्री फ्लोइंग अभी नहीं है जितनी होमोस की है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ हमसे मिलते हैं लेकिन उसका थंब जो है वो उतना मूवेबल नहीं है जितना हमारा है। और ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि हमारी अपोजेबल थंब की वजह से हमने टूल्स हम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है कि हमारा दिमाग बड़ा होता जाता है वगैरह वगैरह। तो एनीवे, द फिंगर्स आर आल्सो लॉन्गर एंड कर्व्ड मेकिंग देम बेटर ट्री क्लाइंबर्स। उनके हाथों से ये लगता है कि वो ट्री क्लाइंबर्स तो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनके हाथ उतने बेहतर नहीं है जितने आर्डिपिथेकस के हैं, ट्री इवन फॉर ट्री क्लाइंबिंग पर्पसेस। यानी ये चलते सीधा ज्यादा है, दरख्त पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं चल सकते जिस तरह हम चल सकते हैं, और ना ही उस तरह दरख्त के ऊपर चढ़ सकते हैं जैसे आर्डिपिथेकस और पिछले जो एप्स थे वो चढ़ सकते थे। तो these characteristics are found in other species of Australopithecus like AU africanus, जो कि 30 से 26 लाख साल पहले तक जिंदा थे, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा जो कि अप टू 2 मिलियन ईयर्स अगो तक था। यानी ये आखिरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक ढांचा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मिला है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा है, हैड द लॉन्गेस्ट लोअर लिम्स। इसकी जो लोअर लिम्स है यानी जो पेल्विस से नीचे का जो हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी सबसे ज्यादा लंबा है। जो इससे पहले के जो आर्डिपिथेकस थे और इससे पहले के जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उनकी लोअर लिम्स इतनी लंबी नहीं थी जितनी इनकी है। तो इस लोअर लिम्स से हमें इस चीज का पूरा अंदाजा होता है कि ये ही लोअर लिम्स जो है आगे होमोस की तरफ ट्रांसफर हुई हैं। क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितना आसान है कि हर चीज, ऑल दीज पीसेस परफेक्टली टाइमलाइन के अंदर फिट बैठते हैं।
या तो ये होता ना कि ये हमें 7 मिलियन ईयर्स साल पहले मिल जाता, तो हम कहते यार ये कहां से आ गया, 7 मिलियन ईयर्स में आ गया फिर गायब हो गया, फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो आ गया है फिर गायब हो गया। तो ये सारी चीजें टाइमलाइन के अंदर परफेक्टली फिट होती हैं, जो आपको मैंने सबसे पहले जो स्लाइड दिखाई थी, ये वाली। ये सारी चीजें, इनकी लिम्ब्स जो है लंबी होती जा रही हैं। अपोजेबल थंब यहाँ पे गायब हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे गायब हो जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास। यहाँ पे अपोजेबल थंब है लेकिन ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और यहाँ पर हम जब जाते हैं होमोस की तरफ जब आते हैं तो इनकी लोअर लिम्ब्स जो है वो लंबी होती जाती हैं। तो ये हर चीज जो है ऊपर फिट बैठती है। Behral, some scientists have suggested that they lived in social groups and would have foraged for food on the ground, but heavily relied on trees for safety and fruits. तो यानी ये बेचारे बीच में फंसे हैं कि ये ट्रू बाइपेड्स हैं, दरख्त पे उतने महारत से नहीं चढ़ सकते जिस तरह बाकी एप्स चढ़ सकते हैं, लेकिन ये जमीन पे उतर के खाना खूना ढूंढते थे, लेकिन फिर दरख्तों पे चढ़ जाते थे सेफ्टी और फल फ्रूट के चक्कर में, केले कूले ऊपर से पकड़ लेंगे। दिस इज वाई जॉन कैपलमैन, अब ये वो बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का जिसने ये कहा कि ये लूसी से जो बड़ा मशहूर है फॉसिल, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है एफरेंसिस। यही कहा जाता है कि जिसने उसको डिस्कवर किया था जॉन कैपलमैन ने, उसने वो ये कहता है कि लूसी जो है दरख्त से गिर के सो गई थी बेचारी, तो दरख्त से गिर के मरी है। बट एनीवे दिस इज जस्ट ए कंजेक्चर, इसके ऊपर 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डिड प्राइमेट्स, ये जो प्राइमेट्स जो शुरू हुए 55 मिलियन ईयर्स पहले, 5.5 करोड़ साल पहले जो शुरू हुआ काम, और फिर 7 मिलियन ईयर्स 70 लाख साल पहले एकदम से, जो मैंने आपको दिखाया साइलैंथ्रोपस चेडेंसिस, इन्होंने अपराइट होने की इनको क्या क्या चुल हुई एकदम से। बाकी शेर चीते जो हैं वो तो चारों के ऊपर चलते हैं। तो यूएस कॉपन्स जिसने लूसी को डिस्कवर किया सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी ग्रेट रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका में एक जगह जिसमें रिफ्ट पैदा होता है जमीन में, लैंडस्केप में, जिसपे ये कहा जाता है कि उसकी वजह से जो अफ्रीका के जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल जो थे वो खत्म हो गए, और उसकी जगह वजह से सवैनास यानी ओपन ग्रासलैंड्स निकल आए। आपने अगर अफ्रीका की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको इसका एहसास होगा कि वहां पे ऊंची ऊंची घास होती है, दरख्त नहीं होते। तो जब दरख्त नहीं होते तो अब क्या करें, अब उनको एक दरख्त से उतर के दूसरी जगह पे दूसरे दरख्त पे जाना पड़ेगा, तो वो दरख्त जो है वो 500 मीटर दूर हो सकता, तो उसके अंदर क्या करें। तो अगर तो आप 4 पांवों के ऊपर चलेंगे तो आप घास से ऊपर नहीं देख सकते। यू हैव टू रिमेंबर कि ये बड़े बेचारे छोटे जानवर थे। ये लूसी जो थी वो तकरीबन कोई 3.5-4 फुट की बेचारी थी, तो उनको ऊपर खड़ा होना, अपराइट खड़ा होना उनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल तो ये सवैना हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है, लेकिन ये हाइपोथेसिस जो है 100% एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि मोर रिसेंट एनवायरमेंटल डेटा जो है वो ये शो करता है कि जो रोरिन है, आर्डिपिथेकस है, और इवन लूसी भी जो है वो डेंस वुडलैंड में और बुशलैंड और सवैनास में भी रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्गो का जो एरिया है वहां पे घने जंगल भी हैं, तो वो वहां पर भी उसी तरह सरवाइव कर रहे थे जैसे वो सवैना में कर सकते हैं। तो अगर तो सवैना आ गए यानी ओपन ग्रासलैंड आ गए, तो उनको सिर्फ हमें उनके फॉसिल्स उधर ही मिलने चाहिए, घने जंगलों में नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो हाइपोथेसिस है सवैना हाइपोथेसिस, ये 100% अब एक्सेप्टेड नहीं है। तो यही मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है कि इंसान की एवोल्यूशन बाइपीडलिज्म की वजह से ही हुई है, लेकिन ये बाइपीडलिज्म क्यों हुई इसके ऊपर लोग अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो यही वो वजह है कि मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट सजेस्ट कि स्टैंडिंग ऑन ट्रीज व्हाइल ईटिंग वाज बेनिफिशियल, देयरफॉर इट इज नो सरप्राइज दैट सम आर्बोरियल प्राइमेट्स। तो ये भी एक है कि जो तस्वीर जैसे मैंने आपको लगाई है, इसका अपराइट स्टांस है। जो शुरू में आपको बताया था कि प्राइमेट की डेफिनेशन क्या है, प्राइमेट वो है कि जब वो बैठा हुआ भी हो तो वो अपराइट हो, जैसे हम बैठे होते हैं तो अपराइट होते हैं, कुत्ते बिल्ली अपराइट नहीं होते, वो जमीन के पैरेलल होते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो जब दरख्त पे भी हैं तो आप फिर भी इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो दिस इज वन ऑफ द आइडियाज के अपराइट होना हमेशा से बेनिफिशियल ही है, लेकिन अगेन ये सिर्फ कंजेक्चर है, इसके ऊपर कोई हतमी राय अभी तक नहीं है। अब आते हैं ऑब्लिगेट बाइपेड। पहले शुरू हुआ इम्परफेक्ट बाइपेडल जो आपको दिखाया साइलैंथ्रोपस, रोरिन और आर्डिपिथेकस। फिर आता है ट्रू बाइपेड जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
और फिर आता है ऑब्लिगेट बाइपेड। ऑब्लिगेट बाइपेड का मतलब ये है कि ये जो बेचारे हैं, ये अब 4 पाँवों के ऊपर चलने की इनकी एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब हम 4 पैरों पे नहीं चल सकते। आपने एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि वो कुछ लोग वो बच्चे थे, वो चारों पैरों के ऊपर चलते हैं, लेकिन वो इतने ऑब्वियसली वो एक एक अब्यूज की सिचुएशन है, वो वैसे हो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते जंगल में। हमें सीधा ही खड़ा होना पड़ेगा टू सर्वाइव। ये है वो थर्ड एवोल्यूशनरी स्टेप, और ये वो स्टेप है जो आज तक हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो चुका है, जो 20 लाख पहले होमोजीनस के साथ शुरू हो चुका था। होमो हैबिलिस पहले, फिर होमो इरेक्टस और इस तरह के, और होमो हाइडेलबर्जेंसिस वगैरह बहुत सारे होमोस थे, होमो निएंडरथाल्स थे, और हम होमो सेपियंस। ये वो एक हतमी चीज है जिसमें हम होमो बनते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ होमिनिन्स से में नहीं, बल्कि ये पूरे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, शेर, चीते, केनाइंस, बाकी वर्टिब्रेट्स जैसे रेप्टाइल्स हैं, हर दुनिया पे जितने भी जानवर हैं, उन सारों से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बाइपीडलिज्म का। अपराइट स्टैंस, स्ट्रेट हमारी जो बैकबोन है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। The best explanation for this transition is that Australopithecus gradually refined its bipedalism to obligate bipedalism, क्योंकि हमें Australopithecus और Homo जीनस के दरमियान में हमें और कुछ नहीं मिलता, और जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म ना होने के बराबर है, यानी तकरीबन 3 से 4 लाख साल का गैप है। तो उसमें ही ये हमें पता चलता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, और यही वजह है कि हमने शुरू में जो आपको मैंने दिखाई कि ये इसी तरह हमें ये गैप कम होता होता नजर आता है कि हर एक के बीच में बहुत सारे लाखों साल बीतते जाते हैं। द बेस्ट इसमें एक स्टडी है कैरल वार्ड की, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की, जिसने ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के फुट बोन्स की स्टडी किया, जिससे ये पता चलता है कि जो लूसी, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, उसके 8 फीट थे, यानी उनकी आर्च थी पैरों में, जो फ्लैट फुटेड होता है जो श्वावरते जैसे, तो 8 पैरों में बनना शुरू हो गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, व्हिच मींस देयर वे ऑफ वॉकिंग वाज वेरी सिमिलर टू अस, मेकिंग देम सेमी ह्यूमंस। यानी उनके, आपको जैसे शुरू में दिखाया, उनका अपोजेबल थंब भी गायब हो गया, उनके पैरों के अंदर आर्च भी आ गई, जो भी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, फुटप्रिंट, यहां से हमें इनकी आर्च भी नजर आती है, अपोजेबल थंब भी चला गया, और उनके वॉक करने का स्टाइल बिल्कुल हमारे जैसा तो नहीं, लेकिन हमसे बहुत मिलता जुलता है। इसकी वजह से वो तकरीबन एक तरीके के आधे ह्यूमन बन चुके हैं। ह्यूमन से मुराद यहाँ पे होमो है, होमो सेपियन नहीं, होमोजीनस है। तो बहरहाल दिस obligate bipedalism is visible in early human species, notably Homo habilis, जो कि 2.8 मिलियन से 1.4 मिलियन ईयर्स तक था। ये Homo habilis का आप स्कल देख सकते हैं। अगर किसी आम आदमी को दिखाया जाए तो अब बताएं, ये बांदर तो नहीं लगता, ये तो इंसान ही लग रहा है, और ये इसकी बाकी की रिकंस्ट्रक्शन है। अच्छा, एक बड़ी मजे की एक आर्गुमेंट लोग देते हैं कि बड़ा दिमाग होना जो है ना, उसने हमें शायद इंसान बनाया, लेकिन जब हम होमोजीनस की बात करते हैं ना, जीनस होमो की, ग्रुप्स की, तो होमो हैबिलिस की जो इंटेलेक्ट थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ज्यादा करीब है, यानी उसकी अक्ल जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ज्यादा करीब है एज अपोज टू अदर होमोस, यानी होमो निएंडरथाल्स जो है वो होमो हैबिलिस से बहुत ज्यादा अक्लमंद था। इवन होमो रुडोल्फेंसिस जो है, जो कि 2.45 मिलियन ईयर्स टू 1.45, यानी उसी टाइम पे जिंदा था होमो हैबिलिस के टाइम पे, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, यानी उसका दिमाग का जो वॉल्यूम था, इट वाज मच बिगर देन होमो हैबिलिस। लेकिन ये दोनों ही बाइपीड है, दोनों ही ट्रू बाइपीड है, ऑब्लिगेट बाइपीड है, यानी ये सिर्फ 2 पैरों पर ही चल सकते हैं, 4 पैरों के ऊपर नहीं चल सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइपीडलिज्म जो है ना, वो सेपरेट करती है होमोजीनस को ऑस्ट्रेलोपिथिकस जीनस से। बड़ा दिमाग नहीं करता, क्योंकि छोटे दिमाग वाले भी होमोस हैं हमारे पास। This is the reason why most paleontologists believe that bipedalism is the crux of our evolution from apes. अब एक और बड़ा मजे का ये सवाल है कि क्यों हम ऑब्लिगेट क्यों हुए हैं, यानी अगर आप देखें कि 4 पांवों पे चलना ज्यादा फायदेमंद नहीं है कि हम जरा थोड़ा ज्यादा भाग सकते हैं, दरख्तों पे जल्दी चढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक 2010 में एक स्टडी हुई डेविड रैखलन की, जिसने कंक्लूड किया कि चिंपैंजी जो 4 लेग पे जो चलता है, वो हमारी निस्बत इंसानों के, होमोस के
सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, सारे होमो हैबिलिस, होमो हाइड्रोबेंसिस, रुडोल्फेंसिस वगैरह सारे जितने भी हैं, उनसे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी स्पेंड करता है ऑन 2 लेग्स व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस। उसी रिसर्च ने यह भी बताया कि चाहे चिंपैंजी 2 पैरों पे चले या 4 पैरों पे चले, वो फिर भी हमसे ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करता है टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इससे ये एहसास होता है कि 2 पैरों पे चलने से आप अपनी एनर्जी जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, और उसका बड़े क्लियर बेनिफिट है। जिसका बेनिफिट, एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप अपने दिमाग को ज्यादा एनर्जी फीड कर सकते हैं। यही वजह है कि जब आपको भूख लगती है, हम दिन में तकरीबन 2 या 3 दफा खाते हैं, हम ऐसे खा सकते हैं दिन में, लेकिन हमें, जब हम एक दिन खाना नहीं खाते तो हमारे सर में दर्द होने लग जाती है, क्योंकि जो हमारा सर है, दिमाग है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है। लेकिन अगर हम चिंपैंजी होते, हम 4 पैरों पे चल रहे होते, अगर ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 2 पैरों पर चलने की ना होती, तो हमारा दिमाग ने छोटा ही रहना था, क्योंकि हमारी मोस्टली जो एनर्जी है वो हमारी लोकोमोशन पे खर्च हो रही होनी थी। तो बाइपीडलिज्म जो है इनेबल्ड अर्ली ह्यूमंस टू कवर मोर ग्राउंड देन देयर फोर लेगेड एप कजन। और इसके और भी फायदे हैं कि अपराइट स्टांस, जो मैंने आपको बताया कि सवेना में भी आप देख सकते हैं, ऊपर आप सर्वे कर सकते हैं कि डेंजरस प्रेडेटर्स हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे हैं, घास में है, तो आपको नजर नहीं आएगा। तो बहरहाल ये फॉसिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रेजेंटेशन थी जेनेटिक्स के ऊपर, इसकी और है जिसके ऊपर शायद ये मैं दोबारा बनाऊं कोई। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे असल में इतना एवोल्यूशन का वैसे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने वो स्टोरी लाइक बताया, बहुत ही जबरदस्त, और इस पे बल्कि मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूंगा मजीद। और इससे ये समझ में आता है कि हम अभी अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ी हम अलग स्पीशीज हैं बाकी जानवरों से। हम जानवर ही हैं, उसी अभी जंगल में बैठे हुए थे, अब हम ये यूट्यूब पे कैमरे के सामने आ गए हैं, अभी ऐसे है जैसे कल की बात है हम जंगलों में थे। तो बड़ा पर्सपेक्टिव ये मुझे मिला, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और आप ये देखें कि होमो निएंडरथाल्स थलेंसिस जो थे, जो जिसको हम निएंडरथाल्स बोलते हैं, यानी वो हमारे कजन थे, हम उनसे नहीं बने, लेकिन वो इतने सिमिलर थे कि हम उनके साथ सेक्स करके बच्चे भी पैदा कर सकते थे, जो कि बांझ होते हैं। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी थे कि जिससे लाइन आगे चली कि उनके जीन, डीएनए हमें अब भी मिलते हैं, यानी इतने क्लोजली रिलेटेड थे हम। तो इससे ये पता चलता है, आई मीन, अगर ये सबूत नहीं है, किसी की अक्ल के ऊपर इतने पत्थर पड़े हुए, यानी आप घोड़े और गधे का सेक्स करवा दें तो खच्चर पैदा हो जाता, क्योंकि बड़ी क्लोजली वो रिलेटेड है हूफ्ड एनिमल्स की फैमिली में। लेकिन घोड़े और कुत्ते का सेक्स करवाएंगे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सेपरेट है, यानी बॉर्डर लाइन के करीब नहीं है अभी। तो उसी तरह निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस इतना क्लोजली रिलेटेड है कि वो बच्चे अगर पैदा करें तो बांझ बच्चे पैदा होंगे ज्यादातर। तो अब ये सर भी, इस वक्त साइंस जहाँ खड़ी है, मैं तो देखा है कि कोई भी साइंटिस्ट इस वक्त दुनिया में, मैंने इस पे काफी पढ़ा कि कोई भी एक रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट नहीं है जिसके रिलीजियस मोटिवेशंस ना हो, जिसको चैलेंज करो एक भी। तो इसको तो मैं तो मतलब अब इस पे क्या, इनको साइंस पे इनसे तो बात करना ही फजूल है कि कोई रिलीजियस मोटिवेशन के अलावा आर्गुमेंट होती है ना, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी वर्सेस लूप क्वांटम ग्रेविटी है, तो बंदा किसी कोई साइड लेता है कि ये रीजन है। ये जब एक भी बंदा नहीं है जो कि रिलीजियस मोटिवेशन के बगैर इसको चैलेंज कर रहा हो, मैकेनिज्म्स पे जरूर बात चल रही है, वो चलती रहेगी, लेकिन एवोल्यूशन को चैलेंज करना एक भी नहीं है जो रिलीजियस मोटिवेशन के बगैर कर रहा हो। मैं इसके ऊपर बात, ये भी जो मनविंदर ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी की इतनी डिटेल कंक्लूजन्स ना निकाले, वी हैव वेरी वेरी फ्यू फॉसिल। भाई जितने भी फॉसिल्स हैं, मैंने आपको ये बताया कि जो हमें लिनियर चेंजेस नजर आ रहे हैं, पैर के अपोजेबल थंब, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक आती है बात, तो कोई और इसकी मुझे बता दे, कोई दिखा दे कि वही जंप जो है वो फिर हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी मिल जाए, या कोई कोई फॉसिल अपनी टाइमलाइन से ज्यादा मिल जाए। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इसके ऊपर कोई है ही नहीं, ये तो लिटरली इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। अब लोग पूछते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एंशिएंट जर्मैनिक जबान की ही एक्सटेंशन है। तो कौन सा ऐसा दिन था, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताएं कि इंग्लिश जबान पैदा हो गई, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता। आप उसको ऐसे ही देखेंगे कि आप देखेंगे 1000 साल पहले की इंग्लिश जबान क्या थी और 1500 साल पहले वाली इंग्लिश जबान कौन सी थी, तो आप कहेंगे ये आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, आप कहेंगे ये इसी 1500 साल पुरानी वाली से 1000 के अंदर वाली में आई है। लेकिन दोनों में कोई ये भी कह सकता है कि बीच वाली भी हमें कोई स्टेज, जबान की स्टेज दिखाओ, तो ऐसा होता नहीं है। वो जब आप उसके बीच में होते हैं तो आपको दोनों आगे और पीछे का फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि आगे और पीछे वाले बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा बीच वाला। तो ये इसके ऊपर, लेकिन एनीवे, तो ये फॉसिल्स कहा
जो ट्रेडिशनल एविडेंस है ये भी इतना कंक्लूसिव है कि अगर ये आपने जैसे कहा ना कि अगर मजहब की बहस ना हो तो कोई इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मजहब की वजह से ये बस इसे फटा लिया हुआ। लेकिन जो बात आती है फिर उसके ऊपर जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे FOXP2 जीन के ऊपर मैंने बात की थी, हर मैमल के अंदर पाई जाती है, और जो हम इसी फैमिली ट्री में जो हम अलहदा होते जाते हैं उतना ही डिफरेंस हमारी FOXP2 जीन्स की थ्रेड काउंट्स में होता जाता। तो और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो फ्यूजन हुई है हमारे क्रोमोसोम की, जो कि 26 क्रोमोसोम बन गए एज अपोज टू चिंपैंजीज 27, तो वो फ्यूजन जो है वो भी साफ पता चलती है कि वो फ्यूजन हुई है क्योंकि टेलोमियर्स जो है दे आर राइट इन द मिडल, हालांकि उनको टेलोमियर्स शुड बी एट द एंड ऑफ द जीन क्रोमोसोम। तो ये वो सारे एविडेंसेस हैं जिन उसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं हो और सकता। मैं गारंटी करता हूँ जब हीलियोसेंट्रिसिटी का जब मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुई है ना, मैंने भी हालांकि अभी उसका लिटरेचर नहीं भी पढ़ा कि उस वक्त क्या उसके खिलाफ बातें की जा रही थी, लेकिन मैं मेंटल नोट बना रहा हूँ कि मैं ये पढ़ूंगा कि उस वक्त लिटरेचर क्या था। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आज ये लोग एवोल्यूशन के खिलाफ दे रहे हैं ना, उससे भी यही कहते होंगे देखें कि हीलियोसेंट्रिसिटी पे मैकेनिज्म ये वो इतनी आसानी से नहीं उन्होंने माना सूरज को सेंटर। तो ये रिलीजन की मोटिवेशन ऐसी है, इसमें बड़ी बारीक अपनी तरफ से ये जो लेके आते हैं, रिलीजियस मोटिवेशन के बगैर कोई बंदा जब सीरियस को लाएगा ना, रिसर्च पेपर लेके आएंगे फिर बात करेंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।